लिए कौन सी तकनीक हम अपनाएं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे भ्राता मनोज कोतवाल जी से। मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हूँ भाई जी का। आपका नाम मनोज कोतवाल जी है। आप पिछले 22 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। पिछले 14 वर्षों से कॉरपोरेट ट्रेनर के रूप में आप कामकाज कर रहे हैं। आपने ONGS, L&T, बिल्डा, UPL, एशियन पेंट और ऐसी कई अन्य कॉरपोरेट कर्मचारियों के लिए कई व्यवहार प्रशिक्षण आपने आयोजित किए हैं। आप कई सारे कॉरपोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लेते रहते हैं, जैसे तनाव प्रबंधन, क्रोध प्रबंधन, चुनौतीपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन, समय प्रबंधन, नशा मुक्ति, परिस्थितिजन्य नेतृत्व, ऐसे अनेक कार्यक्रम आप हमेशा लेते रहते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा एक महान व्यक्तिमत्व आज हमारे सम्मुख है। तो मैं भाई जी के लिए कुछ लाइंस कहना चाहती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है। चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। आपकी मौजूदगी महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे प्रेरणा स्रोत आज हमारे मेहमान हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे प्रेरणा स्रोत आज हमारे मेहमान हैं। तो हम सुनेंगे अभी भ्राता मनोज भाई के द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। तो इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है? आपकी सबसे प्यारी चीज़? ओ माय गॉड, सबको मालूम है। तो आप या तो इसे साइलेंट मोड पे रखें, और अगर हो सके तो स्विच ऑफ नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत सारों के फिर मन चलने लग जाएंगे। तो आप साइलेंट मोड पे इसको अगले 1-1.5 घंटे के लिए करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की जो लाइफ में है वो है हमारा मोबाइल। ना चाहते भी हर तीसरे चौथे मिनट में हमारे माइंड में थॉट आता कि एक बार चेक तो कर लूं किसी का मैसेज तो नहीं आया है। तो आपको कई बार जो है माइंड में थॉट आएंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सकारात्मक विचार। तो सकारात्मक विचारों के अंदर जो सबसे इंटरफेरेंस है बड़ी, वो है हमारा मोबाइल। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि हम सब लोग चाहते हैं कि जो हम सुन रहे हैं वो सुने नहीं, उसको रिकॉर्ड करें। तो वो भी आप बंद कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? यहाँ कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, वो आपको लास्ट में ज़रूर मिलेगी। इससे सबका अटेंशन ड्रॉ होता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का अटेंशन मेरी वजह से ड्रॉ हो। सो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप अपने मोबाइल को आपके या तो पॉकेट में रखिए या फिर पर्स में रख दीजिए, ठीक है? और अगर किसी को ऐसा लगता हो कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है और मोदी जी को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपना मोबाइल ज़रूर चालू रखिएगा। ऐसा कोई है इस सभा में बैठा हुआ कि मेरा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट में, और मेरे बिना मोदी जी कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं? अगर ऐसा है तो आप अपना मोबाइल ज़रूर चालू रखिएगा। अदरवाइज उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए आप ज़रा जो है विराम दीजिएगा, ठीक है? मैं आप सबके चेहरे यहाँ से रीड कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग प्रोटोकॉल में आए हैं। प्रोटोकॉल समझते हैं आप? मान लो अगर कहीं हमारा मन नहीं भी है तो भी हमें जाना पड़ता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो क्या ये सत्य है कि आप प्रोटोकॉल में आए हैं या आप अपनी इच्छा से आए? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से आए हैं? सभी लोग इच्छा से आए हैं। चलिए, वो तो आधा 1 घंटा इसमें समझ में आ जाएगा कि हम इच्छा से आए हैं या प्रोटोकॉल में आए हैं। ओके, ओके, चलो तो एक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है?
क्योंकि मुझे ना कॉन्स्टिपेशन वाले फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सबके चेहरे के ऊपर एक रौनक हो, क्योंकि हम 1-1.5 घंटा अगले बैठने वाले हैं साथ में। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे भी बड़ा आनंद आएगा, और मैं आपको वादा देता हूं कि आपको भी बहुत बढ़िया आनंद आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप सब लोग अपने दोनों हाथों की एक एक उंगली ऐसे उठा लें। ठीक है, सबने कर लिया? पीछे भी सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और बहुत प्यार से यहां पर रखें। ठीक है, रखने के बाद थोड़ा धक्का दें ऊपर, थोड़ा सा धक्का, ज्यादा नहीं। और अब जरा बाजू वाले को देख ले, जरा आजू बाजू वाले को। रखिए 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 रखिए, थोड़ा आजू बाजू देखिए। अच्छा लग रहा है ना मुस्कुराता हुआ चेहरा? अब धीरे से अपनी उंगलियां उतारिए और चेहरा ऐसे ही मुस्कुराते हुए रखना। ठीक है, टॉपिक चल रहा हमारा सकारात्मक विचारधारा। आज का जो हमारा विषय है, इस विषय में हम क्या जानने वाले हैं, पहले उसका मैं थोड़ा सा आपको एरियल व्यू दे देता हूं, फिर उसके बाद जो है हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सकारात्मक विचार क्या होते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सकारात्मक सोच सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉमिस आपने खुद के साथ करना कि आपके अगल बगल में क्या चल रहा है इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अगल बगल वालों का काम है अपना अपना काम करना। ठीक है, तो आप सीधा स्टेज की तरफ देखिएगा, यहाँ कुछ प्रोजेक्टर वाले कर रहे हैं, वो उन अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, पहले तो हमको मालूम ही नहीं है। ये हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, लोग ये सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूं मैं वही सोचता हूं, यही है पॉजिटिव थिंकिंग। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। लोग ये सोचते हैं कि जो मुझे चाहिए मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूं और वो विजुलाइज करता हूं। क्या ये भी अल्टीमेट पॉजिटिव थिंकिंग है? बिल्कुल नहीं। तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि मेरे जीवन में जो भी होता है अच्छा या बुरा होता है, मैं हमेशा उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करता हूं। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपको दूर दूर तक कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देगा। ऐसी कंडीशंस में हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, वो आर्ट भी आज हम आपको सिखाएंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप यहां से बाहर निकलेंगे आपके पास ये आर्ट तो जरूर आया होगा कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव। जब सारी चीजें आपके बिल्कुल विरुद्ध हो, जब सारी सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, उस सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सबको मैं एक एक्सरसाइज देता हूं। अपनी आंखों के सामने एक गुलाब के फूल को इमर्ज करिए। ठीक है, सबने इमर्ज कर लिया गुलाब का फूल? ओके, कर लिया? सभी ने इमर्ज कर लिया अपने सामने गुलाब के फूल को? पहले पता तो चले हम पॉजिटिव सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। चलिए अब आंखें खोलिए, आप बताइए आपने क्या देखा उस गुलाब के फूल में, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? जैसे ही गुलाब का फूल आपकी आंखों के सामने आया, आपने क्या देखा? क्या देखा मैडम आपने? पानी की बूंदें देखी। साहब आपने क्या देखा? लाल रंग की पंखुड़ियां देखी। डॉक्टर साहब आपने क्या देखा? लाल कलर देखा। और क्या क्या देखा बताइए? सब लोग पीछे भी अपना इनपुट देखिए, दीजिए, क्या क्या देखा आपने? हाँ जी, खिलता गुलाब देखा। और क्या देखा? हाँ जी, अच्छा, सुगंध को महसूस किया। और क्या? बस इतना कुछ देखा और कुछ नहीं था? इतना लंबी डंडी वाला एक गुलाब का फूल आपकी जब आंखों के सामने आया, और क्या क्या देखा? इतना ही तो नहीं है उसमें और बहुत कुछ है। पत्ते देखे। और क्या देखा? कांटे भी देखे। और क्या देखा? हाँ जी, सुगंध को महसूस किया। और क्या देखा पीछे वाले मेरे भाई बहन? हाँ जी, खिलता हुआ देखा। हाँ जी,
वाह, माता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। क्या बोला उन्होंने मालूम? एक मिनट बैठिए माता जी, आप बैठिए। देखिए, एक फूल है, उसमें बहुत कुछ है देखने का। किसी ने लाल लाल पंखुड़ियों को देखा, किसी ने उसकी सुगंध को महसूस किया, किसी ने उसकी हरी पत्तियों को देखा, किसी ने उसके भीतर लगे हुए चुभने वाले कांटे देखे। तो जब फूल को सामने हमने लाया तो दो चीजें हमारे मन में आई, दो प्रकार की सोच आई। एक सोच है कि इतने सारे कांटे और उन कांटों के बीच में गुलाब, इतने सारे कांटे। जीवन में हम भी ऐसे अनुभव करते हैं कि इतनी सारी समस्याएं मेरे जीवन में, अकेला एक फूल हूं मैं और इतने सारे कांटे लिपटे हुए हैं मेरे साथ। ये एक एटीट्यूड है देखने का। और एक एटीट्यूड है जो माता जी ने कहा कि इतने कांटों के भीतर भी एक गुलाब खिल सकता है ना? इतने कांटों के बीच में भी एक गुलाब खिल सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग कुछ नहीं है, दिस इज सिंपली एन एटीट्यूड। हम किस एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं, लोगों को, अगल बगल के लोगों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, लोगों के व्यवहार को देखते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपके दिमाग में किस प्रकार की सोच चलने वाली है। मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आदमी हूं। हम लोग 12-12 घंटे 3-3 दिन वर्कशॉप जो है कंटिन्यूस करते हैं। अभी 12 घंटे लोगों से बात करना, जहां लोग 15 मिनट किसी की बात नहीं सुनते हैं, 12 घंटे तो बड़ा मुश्किल है किसी की बात को सुनना, डिफिकल्ट है, वो भी 3-3 दिन। तो फिर उसमें क्या करते हैं, हम सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो आज भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूं। इस सेशन को हम थोड़ा इंटरेक्टिव, कुछ आप कहेंगे कुछ हम कहेंगे, और फिर हम सब लोग कॉमन पेज पे आएंगे। क्योंकि आप सब लोग गृहस्थ जीवन में जीते हैं, मैं भी गृहस्थ जीवन में था, मैंने भी वहां बहुत सारे जीवन में अनुभव किए। तो हम सब लोग अपने अपने अनुभवों के साथ जो है आदान प्रदान करेंगे। आप मेरी हर बात के लिए ऐसे ऐसे सिर नहीं हिलाइएगा। कभी कभी आप अपना विरोध भी जता सकते हैं अपनी परिस्थिति के आधार पर, ठीक है? मैं आपको ये देखना चाहता हूं, आपकी पॉजिटिविटी टेस्ट करूंगा। 2 मिनट में टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं? अच्छा, और कितने लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं? देखो, उस बच्चा एक अकेला है, वो ही सच बता रहा है, बाकी हम सब लोग छुपा रहे हैं। हम सब लोग एक्सपर्ट हैं नेगेटिव सोचने में, लेकिन क्या करें, पब्लिक के बीच में पूछेंगे तो कैसे हाथ उठाएंगे? पॉजिटिव सोचना और हमेशा पॉजिटिव सोचना, इन दोनों में बहुत अंतर है। चलिए हम देखते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना आता भी है या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूं यही पॉजिटिव है। मैं आपको 4 शब्द दूंगा। कितने शब्द? 4 शब्दों में आपने क्या करना है, हर शब्द का एक वाक्य बनाना है, एक वर्ड का सेंटेंस बनाना है। और कितना? 10 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? 10 सेकंड के अंदर 4 शब्द दूंगा मैं आपको। उन चारों शब्दों के आपने क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। अगल बगल में बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि टेस्ट तो आपका चल रहा है ना। तो अगल बगल का कॉपी पेस्ट करेंगे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे हम। क्यों? अब देख लीजिए क्यों। तो 4 शब्द मैं आपको देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको मैं बताऊं चेयर शब्द, तो आपने उस कुर्सी से कोई भी सेंटेंस बनाना, कोई भी वाक्य बनाना है, ठीक है? और उस वाक्य को बनाने के बाद आप अपने मन में बनाइएगा। 10 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। 10 सेकंड के बाद फिर आपने चीटिंग नहीं करनी है हमको। क्यों? क्योंकि हमारा वो स्कूल वाला एग्जाम नहीं है, यह है सेल्फ एनालिसिस टेस्ट। हम खुद का एनालिसिस करेंगे। एटलीस्ट मुझे इतना तो आइडिया आ जाए कि मैं सच में एक पॉजिटिव थिंकर हूं, कि आई जस्ट प्रिटेंड, कि मैं ये प्रिटेंड करता हूं कि नहीं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा है, ठीक है? जैसे कुर्सी बताता हूं मैं, आप कुर्सी के लिए बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए, एक वाक्य बनाइए। हाँ जी, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। ओके, और? हाँ जी, हाँ, बड़ा आराम आ रहा है कुर्सी पे बैठने से। और बताइए। कुर्सी पे बैठने से अहंकार आता है, ये भी सही है। और? हाँ जी, क्या क्या कहा गुड़िया ने? मराठी नहीं मालती हिंदी। ओके, चलो अभी एग्जाम्पल से समझ गए ना।
अब मैं आपको 4 वाक्य दूंगा, आप चारों वाक्यों के सेंटेंस अपने माइंड में बनाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में बनाइएगा और फिर बाद में आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि आप सच में पॉजिटिव थिंकर हैं, कि आप स्ट्रगल करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, या फिर बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है मेरी। पहला शब्द पेन, दूसरा शब्द है ब्लड, तीसरा शब्द है आतंकवाद और चौथा शब्द है करप्शन। तो पहला शब्द है हमारा पेन। चलिए अपने माइंड में एक वाक्य बनाइए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। बना लिया आपने एक वाक्य अपने माइंड में। अब दूसरा जो शब्द था वो शब्द क्या था? ब्लड। अब ब्लड के लिए अपने मन में एक वाक्य बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तीसरा क्या था? करप्शन। करप्शन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। अब चौथा, अब आप बोलेंगे इतने फास्ट बताए तो हमें याद कहां से रहेगा? चलो याद तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। और लास्ट है आतंकवाद, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। अब दे दीजिए सबको माइक, सर को माइक दीजिए। सर, पेन से आपने क्या वाक्य बनाया? पेन से ये बनाया है कि पेन की शक्ति तलवार से बढ़कर होती है। पेन की शक्ति तलवार से बढ़कर होती है। डॉक्टर साहब को देना जरा। पेन से अच्छी चीजें लिख सकते हैं अपन। पेन से अच्छी चीजें लिख सकते हैं। बगल में दीजिएगा। पेन से हम प्रभु का नाम लिखकर हम प्रभु का नाम लिख सकते हैं, ईश्वर का नाम लिख सकते हैं। क्या जबरदस्त बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने क्या कहा, आपने क्या था? पेन से क्या था? पेन की शक्ति तलवार से बड़ी है। ये एक साधारण वाक्य है केवल। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है कि आपने अपने पेन से लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। अब आपने जो जो अपने मन में सोचा करप्शन को लेकर के, अच्छा मैडम को दीजिएगा जरा। करप्शन के बारे में आपने क्या सोचा मैडम? भ्रष्टाचार हे देशाला हिंदी हिंदी में बताइएगा। भ्रष्टाचार देश को हानि पहुंचाता है। अच्छा, ये ज्ञान इधर किसी को नहीं है क्या? सबको ये ज्ञान है ना? भ्रष्टाचार करना हाँ जी बुरी चीज है, ये ज्ञान है, लेकिन इसमें पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ है? बगल में दीजिए मैडम को। भ्रष्टाचार दुनिया में बहुत है, इतना ही। अच्छा, ये भी तो ज्ञान की बात है, किसको मालूम नहीं है? वेयर इज द पॉजिटिव थिंकिंग? बगल में दीजिए मैडम को। ब्लड के बारे में बताइए आप। यस प्लीज बताइए। चलिए बगल में दीजिए। हाँ बताइए। हर 3 महीने में ब्लड का रीजनरेशन होता है। अच्छा, ये ज्ञान की बात है। आशीष में वेयर इज द पॉजिटिव थिंकिंग? नथिंग, है ना? इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है कि हर 6 महीने में मैं ब्लड डोनेट करता हूं। गॉट इट? अच्छा, आतंकवाद के बारे में बताइए। मेरे सामने कोई आतंकवादी चीजें कर रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से मैं उसे मिटा दूं। कोशिश करूंगी। अच्छा, कोशिश है ये। चलो इसको थोड़ा पॉजिटिव कहेंगे हम, एटलीस्ट उस दिशा में तो बढ़े हैं। अच्छा, पीछे एक माता जी, उनको दीजिए। आप ब्लड के बारे में बताइएगा, ज्ञान नहीं दीजिएगा। भगवान सभी को रेड ब्लड दिया है। अच्छा, उधर भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। हम भी कोई भेदभाव नहीं करना। में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये तो ज्ञान की बात है ना। लाल खून सबको मिला, काला तो किसी को नहीं मिला। ये ज्ञान सबको। वेयर इज पॉजिटिव थिंकिंग? चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए कि आप सही जगह पर आए हैं। यहां आज आपको ये चीजें सीखने को अवश्य मिलेंगी। एक्चुअली हम ऐसा परसेप्शन में रहते हैं कि मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, पर वास्तव में पॉजिटिव थिंकिंग क्या है वो हमको मालूम ही नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, वेरी लॉजिकल एग्जांपल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा बिकॉज ये आपका प्रोफेशन है। आप उनको माइक दीजिएगा। एग्जाम्पल ये है पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं यहां से जा रहा था,
सामने एक बहुत बड़ा चौराहा है, अपनी गाड़ी से जा रहा था, ड्राइव कर रहा था। एंड जनरली हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है, सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी होता है। मैं एक बड़ी घटना से रिलेट करूंगा, आप छोटी छोटी घटनाओं के साथ अपनी लाइफ को रिलेट करिएगा एंड एंड ऑफ द डे आपको ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव थिंकिंग हमको कैसे करनी है। एंड वो इंटॉक्सिकेशन हमारे अंदर है, लेकिन हमको पता नहीं है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। एंड ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम पोजेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ से पोजेस्ड हूँ, क्या चीज़ है, मेरी क्या क्षमता है और कैसे मुझे उसको उपयोग में लाना है। तो मैं यहाँ से जा रहा था, अपनी 2 व्हीलर स्कूटी पे जा रहा था और सामने से एक ट्रक वाला आ रहा था और उसने जोर से मुझे पीछे से धड़म करके मारा, ठीक है। और जैसे उसने मुझे मारा तो मैं स्कूटी से गिर गया और मेरा जो सिर है वो बैरिकेड को हिट करता है और बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड करता हूं मैं और अनकॉन्शियस हो जाता हूं, ठीक है। मुझे लोग मिल करके वहां से उठा करके सीधे डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और मेरी स्कूटी सीधी गैरेज में चली जाती है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो मेरे साथ हुआ ये अच्छा हुआ या बुरा? एक मिनट रुकना जरा, मेरे लिए बोलोगे तो आपके ऊपर भी फिर दूसरा सवाल आएगा, ठीक है। आप ये बस सोचना कि पॉजिटिव बोल दूं तो कुछ अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं, आप फिर पकड़े जाएंगे। इसलिए जो आपके माइंड में आएगा वही आपने बोलना है। डोंट मैनिपुलेट योर नेचर, आप अपने स्वभाव को मैनिपुलेट मत कीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए कि ऐसा है और मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लानी बहुत जरूरी है। हाँ माता जी बताइए, जो मेरे साथ हुआ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा मैं वेरी गुड, अच्छा बताइए मेरे साथ जो हुआ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? डॉक्टर साहब आप बताइएगा। आप एक्सीडेंट हुआ है, पूरा प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है और कोमा में चला गया है, जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। कीप दिस थॉट इन योर माइंड एंड आंसर द क्वेश्चन। सही हुआ डॉक्टर साहब या गलत हुआ? गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इसमें आपने ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी है, वो कैलकुलेशन हम बताएंगे कैसे करनी है। यू जस्ट टेल व्हाट यू ऑब्जर्व। ये सही हुआ या गलत हुआ? ये नसीब में था, ये हो गया। अच्छा, तो ये मेरे साथ हुआ इसलिए नसीब में था, होने ही वाला था वो। हम बड़ा अच्छा सोचते हैं लेकिन दूसरों के लिए, ठीक है। तो शर्मा जी बैठे हुए थे ऑफिस में, वर्मा जी अचानक से एंट्री लिया, पूछे शर्मा जी काहे को इतने उदास बैठे हो? अरे क्या बताऊं वर्मा जी, बहुत परेशानी है, मैडम बहुत परेशान करती है, बच्चे भी बहुत दुख कर देते हैं और बॉस भी बहुत खराब है। तो वर्मा जी सलाह दे रहे हैं कि शर्मा जी ऐसे ही होता है सबके घर में, ज़्यादा चिंता नहीं लेने का। मेरी मैडम भी मुझे परेशान करती है, घर में ऐसी परेशानियां चलती रहती हैं, बॉस भी ऐसा कभी कभी करता है। सो थिंक राइट, थिंक पॉजिटिव। शर्मा जी को लगा वर्मा जी बड़े विद्वान पुरुष हैं, तो उसकी बात मान ली और थोड़ा कोशिश करनी उन्होंने शुरू करी कि लेट मी थिंक पॉजिटिव, मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने दो। 10-15 दिन के बाद जो है शर्मा जी वर्मा जी के कैबिन में गए तो वर्मा जी सिर पकड़ के बैठे हुए थे। अब शर्मा जी ने बोला, शर्मा जी वर्मा जी क्या हुआ आपको? बोले क्या बताऊं शर्मा जी, बहुत परेशान हूं, आज सुबह सुबह मैडम मेरे से लड़ पड़ी है। शर्मा जी कहते हैं वर्मा जी उस दिन तो आप मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, तो आप अपने ऊपर अप्लाई करिए। वर्मा जी कहते नहीं नहीं शर्मा जी आपका केस अलग है, मेरा केस थोड़ा, हाँ तो केस बदल जाता है व्हेन इट कम्स टू मी। जब हमारे ऊपर आती है तो डॉक्टर साहब ये सही हुआ या गलत? थिंक लॉजिकली, सही हुआ या गलत हुआ? मेरा अकलौता बेटा है, वो स्कूटी पे जा रहा था, अचानक पीछे से ट्रक वाले ने उसको हिट किया और वो गिरा, उसका हेड जो है इंजरी हुआ, स्कूटी पूरी डैमेज हो गई और बच्चा जो है सीधा आईसीयू में है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत बुरा हुआ ना, बहुत बुरा हुआ ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको कि बुरा हुआ या अच्छा हुआ। देखो, हर मां चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन मैं कभी बीमार ना पड़ूं। हर मां क्या चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और मैं कभी बीमार ना पड़ूं। तो फिर वो इलाज किसका करेगा? मां को बोलेगा तू ही स्ट्रेचर पे लेट जा, तेरा ही ऑपरेशन कर लेता हूं। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बने, पर मेरी गाड़ी कभी, हाँ तो फिर वो किसकी ऑपरेशन करेगा, किस गाड़ी को मेंटेन करेगा? लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके साथ से अगर इस कायनात को चलाने चलेंगे तो फिर दुनिया अगर आपकी मर्जी से चलेगी तो एक दिन से भी ज्यादा ऊपर वाले ने पूरा निजाम सेट करके रखा है। उसने डॉक्टर का भी ध्यान रखना है, गैरेज वाले का भी ध्यान रखना है, इंश्योरेंस वाले का भी ध्यान रखना है, उसने सबका ध्यान रखना है। इसलिए ये केवल एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड ये बताता है कि मेरे हिसाब से अगर चीजें होती हैं तो वो सही हैं और जहां जहां चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती है तो वो गलत है।
तो मैं आपको इस घटना से इतना ही बताना चाहता हूं, जो मैंने अपने जीवन में निजी अनुभव किए, जो सेटबैक्स लगे, जो टर्मोइल्स आए, जो बहुत सारे ऐसे मतलब धोखे लगे, उन सारी परिस्थितियों में हमने ये ढूंढने की कोशिश करी कि इस चीज के अंदर क्या पॉजिटिविटी है। लेकिन आप यहां बैठे हैं, आप मेरी बात से सहमत भी हैं, परंतु जब सीन आपकी लाइफ में आएगा, आप वहां पर बिल्कुल भी पॉजिटिव सोच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचना भी एक आर्ट है और एक शक्ति है। बिना शक्ति के हम जीवन में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझे? तो जीवन में हर परिस्थिति, हर चीज जो आपके जीवन में आती है, उसके पीछे ऊपर वाले का सिस्टम कनेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से, अगर आपके हिसाब से, इनके हिसाब से सारी दुनिया चले, तो फिर हम कहां जाएंगे? सोचिए आप कि मेरे हिसाब से अगर आप सारे चले तो फिर आप कहां जाएंगे? नेवर पॉसिबल। तो हमने क्या करना है? जैसे फ्लो बह रहा है, हमने फ्लो के साथ साथ बहना है। यही है आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग में ये एटीट्यूड की बात है ना, कि हमारे मन में क्या चल रहा है उस परिस्थिति को लेकर के। और हर परिस्थिति आपके अनुसार तो चलने वाली नहीं है। खेल में जो पत्ते मिलते हैं, आपकी चॉइस से मिलते हैं? कभी कभी नहीं ना। जो मिले हैं उसी से खेलना है और उसी से जीत के दिखाना है ना। क्योंकि आपकी चॉइस के पत्ते तो आपको जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। आपको वाइफ आपकी चॉइस की नहीं मिलेगी, आपको हस्बैंड आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा। किस किस को यहां वाइफ अपनी 100% चॉइस की मिली है? बाय द वे, इज दिस साइड नन ऑफ यू। और किसको यहां पर आपकी चॉइस का हस्बैंड मिला है? लो देखो, किसी को नहीं। ठीक है, जो मिला है बस वही आपने समझना, ये दी बेस्ट फिट होता है मेरी लाइफ में, इससे बेस्ट और कोई हो नहीं सकता है। अगर आपको लाइफ को कंफर्टेबली अगर आपको ड्राइव करना है तो। अदरवाइज सारी जिंदगी अगर रोते रहना है, चिल्लाते रहना है, कंप्लेंट करते रहना है, तो फिर देन गो विद द सेम मेंटालिटी। तो ये एटीट्यूड की बात है सारी। पहला एटीट्यूड जो जीवन में हमने धारण करना है वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है? देखो, जब आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं ना, तो क्या होता है? बॉल आती सामने से, तो जो जीवन आप जी रहे हैं, ये किसी क्रिकेट पिच से कम है क्या? एक से बढ़कर एक बॉल आती है और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बॉल आने वाली है, लेकिन आप बैट लेकर के तो खड़े हैं ना। ठीक है, मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। मोहम्मद अली का नाम सुना है आपने कभी? इतिहास के सबसे बड़े ग्रेट बॉक्सर हुए हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 70 गेमें खेली। ही फॉट 70 फाइट्स, उसमें से वो 67 विन किए, केवल 3 हारे थे। उसका कारण था कि उनको किसी कारणवश उनको जेल हुई थी, जो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, और बाहर निकलने पर उन्होंने 3 फाइट को हारा। आउट ऑफ 70, 67 उन्होंने अपनी लाइफ में जीती। क्या कारण था? वो एक चीज कहते थे। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि कला बड़ी या इच्छा बड़ी? विल बड़ी या स्किल बड़ा? विल बड़ी? विल बड़ी या स्किल बड़ी? मोहम्मद अली से यह पूछा था कि स्किल बड़ी या विल बड़ी? उन्होंने कहा विल सबसे बड़ी। कैसे? बोले, जब सामने वाले ने मेरे को पंच मारा और पंच से मैं सीधा जमीन पे गिरा, किसके कारण गिरा? स्किल के कारण गिरा। उसके स्किल के कारण गिरा ना। लेकिन गिरने के बाद मैंने अपने आप को बोला कि अली उठ, और फिर से एक कीर्तिमान सेट करा। यह किसकी वजह से हुआ? तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई? विल पावर। आपके पास स्किल नहीं है, डोंट वरी, घबराइए मत आप, लेकिन केवल एक विल, एक इच्छा अगर आपके अंदर है कि मुझे उठना है, मुझे कुछ करना है। थोड़े दिन पहले मैं डिनर कर रहा था, एक लेडी का फोन आया। मुझे कहा कि प्लीज आप तुरंत एक फोन उठाना, एक साहब आपसे, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने बताया कि पहले स्टोरी बताओ, फिर उसके बाद मैं उनसे बात करूं। उन्होंने कहा उनका एक ही बेटा है, MBBS उसने कर लिया है, और कर लिया था, उसके बाद नीट दिया उसने PG के लिए, वो भी क्वालिफाई कर लिया। अब उसको जो है 10 दिन के बाद जो है कॉलेज रिज्यूम करना था। रात को मम्मी के साथ या पापा के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ, एक ही बच्चा है, और रात को उसने पंखे से लटक करके आत्महत्या करी। यू सी द स्टेट ऑफ माइंड। और चूंकि एक काउंसलर हूं, मैंने 25 साल में ऐसे ऐसे इस समाज के दृश्य देखे कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा आया मेरे पास, उसने बोला कि मैं पिछले 10 साल से ड्रग्स लेता हूं,
लेकिन उस ड्रग्स की एक कहानी उसने मुझे बताई कि हर आदमी मुझे कोसता है कि मैं गलत हूं, मैं खराब हूं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इसके पीछे कहानी उसने जो मुझे बताई मैं आपके सामने सुना नहीं सकता हूं। तो लोग परिस्थितियों में टूटकर बिखर जाते हैं। परिस्थिति बड़ी नहीं है, आपकी तैयारी बहुत छोटी है उसके सामने, इसलिए आपको वो परिस्थिति बहुत बड़ी दिखाई देती है। फिर पॉजिटिव थिंकिंग कहां, फिर तो हमारे यहां एक फ्लड आ जाता है नेगेटिव थिंकिंग का, और उसी फ्लड के साथ हम पूरी तरह से बह जाते हैं। तो जीवन में जब आप मान लीजिए बहुत सारी लाइफ में आपके ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगी, जब अपॉर्चुनिटी आई, मान लीजिए सामने से एक बॉलर बॉल कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी आई लेकिन आपसे वो मिस हो गई, क्या जीवन इतने में समाप्त हो जाता है? क्या दोबारा हमें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? एक दूसरी बॉल आएगी, मान लो फिर से आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो क्या करेंगे? रोने लगेंगे, मातम मनाने लगेंगे, दुखी रहेंगे। तीसरी बॉल आई, वो भी आपसे मिस हो गई, चौथी आई मिस हो गई, पांचवी आई मिस हो गई, छठी आई, 2 कदम आगे बढ़े और बैट घुमाया और सिक्सर। लाइफ में एक ही मौका काफी है अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए। यू नीड नॉट मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज की हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो जीवन में कई बार आपको मौके मिलेंगे, घबराइए नहीं। कभी ये नहीं सोचे कि इतना बड़ा मौका। एक लेडी मेरे पास आई, बोले मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा है, मेरे को एक बहुत ही अच्छी बहू मिली है, पीएचडी किया हुआ उसने, बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है और बहुत ही अच्छी लड़की है, स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये लड़का मान ही नहीं रहा है। और वो माता जी इतनी परेशान है, उसी लड़की से अपने लड़के की शादी करवाने के चक्कर में उसने अपना भी जीवन दुखी कर लिया और बेटे को भी दुखी कर लिया। मैंने कहा माता जी अगर नहीं हो रहा है आप खुशी मनाओ, भगवान को धन्यवाद बोलो, क्योंकि 6 महीने के बाद आप वैसे भी फिर मेरे पास आके रोने वाले हैं कि मेरी बहू बहुत, क्योंकि दूर के ढोल, हाँ ये भी माता जी सबको मालूम है ना। तो दूर से सभी कुछ हमको अच्छा लगता है, जब हमारे पास आ जाता है, जब हम उसकी पूरी चीजों को समझने लगते हैं, तो वही अच्छी चीजों में फिर हमको क्या बुराई दिखाई देने लगती है। तो जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आए, टूटना नहीं है। तो किसी ने खूब कहा कि गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल पे। गिरते तो वो हैं जो शेर के ऊपर सवार होंगे, घोड़े पे सवार होंगे, जो पैदल चलते होंगे वो थोड़ी ना गिरेंगे। तो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स उन लोगों के पास आते हैं जो लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला एटीट्यूड कि लाइफ में कुछ भी हो जाए टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, पूरी हिम्मत के साथ उसका पूरा सामना करेंगे। राइट। दूसरा एटीट्यूड है हिम्मत चाहिए। किस चीज की? पॉजिटिव थिंकिंग इज एन आर्ट एंड अ पावर। विदाउट पावर आप वो कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे मैं, किसी से बदला लेना आसान है या माफ करना आसान है? सोच के बताइए। अच्छा तो फिर कर क्यों नहीं पाते हो? हाँ जी बताइए, बदला लेना आसान है या किसी को माफ करना आसान है? हाँ जी, बोलना आसान है। क्या बोलना? अच्छा जो हम बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? देखो ये भी बहुत बढ़िया, ये तो मेरे को हिट मतलब इन्होंने बाउंसर लगा दिया कि बोलना आसान है। सोचिए आप, माफ करना आसान है या बदला लेना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, भूख लगनी बंद हो जाती है, माफ नहीं कर सकते हम किसी को। बदला लेना आसान है, डंडा ले लो, सिर पे पटक दो, फिर देख लेंगे बाद में, जो होगा सो होगा। ये आसान है, बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा कलेजा चाहिए। आप लोगों ने डाकू पंचम सिंह का नाम सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध हुए। उनके पूरे गैंग के अंदर 500 डाकू थे। 2014 में हम एक स्टेज पे दोनों साथ में थे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, 300 लोग नीचे खड़े थे। उन्होंने कहा कि 100 मर्डर करने के बाद, उससे पहले कहानी सुनाता हूं, उन्होंने ये कहा था कि माफ करना, उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, बदला लेना आसान है। मैं माफ नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था, इसलिए 100 बदले लिए। कितने बदले लिए? और उन्होंने कहा कि बदला लेना आसान है, माफ करना बड़े कलेजे का काम है। साधारण व्यक्ति से किसी को माफी नहीं दी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा और शक्ति नहीं है, आप कदापि किसी को माफ
नहीं कर सकते हैं, कभी भी माफ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, बड़ी दिल चाहिए कि हम किसी को माफ कर सकें। आसान है क्या? मान लो, सोच लो, अगर आपकी सास आपको परेशान कर रही है तो आप उनको माफ कर सकते हैं? एक सासू माँ मेरे पास आई, मुझे कहने लगी बड़ी परेशान हूं मैं अपनी बहू से, तो मुझे कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा बस एक ही उपाय है कि उसको माफ कर दो। बोले सब कुछ करूंगी पर उसको माफ कभी नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मेरा जीवन खराब कर लिया है। तो मैंने पूछा कि बेटे ने लव मैरिज किया था या अरेंज मैरिज करवाया था? बोले नहीं नहीं, अरेंज ही करवाया था। तो फिर खुशी खुशी से सहन कर लो भाई, आप ही का लाया हुआ प्रोडक्ट है। सही है? तो माफ करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ी दिल होनी चाहिए। लेकिन हम बोलते हर बार मैं ही करूंगा, मैं ही करूँ। खास करके हमारी बहनें बोलती मुझे ही मरना पड़ेगा हर बार, मेरे को ही सहन करना पड़ेगा, मेरे को ही सुनना पड़ेगा, 50 तुम सुनो 50 मैं सुनूंगी। अच्छा, ये डीलिंग है या फीलिंग है? जिस भी रिश्ते में डीलिंग होगी वो कभी भी प्रेम की फीलिंग नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी शेयर्ड नहीं होती है, 100% होती है। कितनी? 100% होती है। तो माफ करने की भी एक कला है। जैसे दीदी बता रहे थे कि जैसे हम राजयोग सीखते हैं, मैंने राजपूत परिवार में जन्म लिया, मैं बड़ा गुस्सैल था, मुझसे किसी को माफ नहीं किया जा सकता था, सच बताता हूं मैं। लेकिन ऐसा परिवर्तन जीवन में आया जब मैंने राजयोग सीखा एट द एज ऑफ 22। तो मेरी मां को 3 साल विश्वास नहीं हुआ कि तुम बदल चुके हो। आप सोचिए क्या छवि रही होगी हमारी। हमारे पिताजी बोलते थे अगर हम ही ऐसा करेंगे, तुम्हारे जैसे सत्संग करने लगेंगे, तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? मैंने कहा पहले खुद की तो कर ले हम, फिर हम देश की रक्षा करेंगे। सही है? तो बिना आप आध्यात्मिक शक्ति के ये कभी कदापि कर सकते नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का प्रोग्राम केवल निमित्त मात्र है, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन ये पूरी कला को सीखने के लिए आप राजयोग एक बार जरूर मेरे कहने से जरूर करिएगा, और उसके बाद आप कंक्लूड करिएगा कि सच में माफ करना आसान है, पॉसिबल है या नहीं है। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे बोला है कि 8:30 सवा 8 बजे तक पूरा करना, नहीं तो अनुभव तो इतने सारे हैं जीवन में हमने जो किए, निजी जीवन में किए, और जो काउंसलिंग में हमने लोगों के साथ प्रैक्टिकली करके दिखाए। ठीक है? तीसरी चीज है आशावादी होना है। कभी भी जीवन में निराशावादी नहीं। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती, पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर के जो है विचार मन में आने लग जाते हैं। मुझे याद है एक व्यक्ति थे बड़ौदा से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम आज तक कभी नहीं मिले हैं, फ़ोन पे हमारी काउंसलिंग हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पेट में दर्द होता है और मैंने दुनिया जहान के सारे टेस्ट करवा लिए हैं, और डॉक्टर ये कहते हैं कि तेरे पेट में दर्द नहीं, तेरे दिमाग में दर्द है। मुझे बोलता मैं पागल नहीं हूँ, सच में मेरे पेट में ही दर्द है, मेरे दिमाग में दर्द नहीं है। मैंने कहा विनोद जी आप सत्य कह रहे हैं कि आपके पेट में ही दर्द है, लेकिन वो दर्द अब दिमाग में चढ़ चुका है। कहाँ चढ़ गया है? दिमाग में चढ़ चुका है। इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा, डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ही अब ये दर्द बैठ चुका है। सारे टेस्ट, सारे एग्जामिनेशन सब कुछ कर लिया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 6 महीने उस आदमी की काउंसलिंग चली। आप सोचिए कितना सब्र रखना पड़ता होगा। 6 महीने के बाद मैंने उनको पूछा कि बताइए अब आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? बोले सारे डॉक्टर सही थे, मेरे पेट में नहीं, मेरे दिमाग में दर्द था। आदमी वही है। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज एन एब्सोल्यूट आर्ट। विदाउट दिस आर्ट आप सोच ही नहीं सकते। आप कितनी भी कला, कितना भी कुछ प्रयत्न अपने हिसाब से करने की कोशिश करें, यू कांट डू इट, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो आशावादी जीवन में होना बहुत जरूरी है। मुझे याद है एक बार मैं लद्दाख जा रहा था, तो रास्ते में एक साइन बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था डोंट बिहेव गामा इन द लैंड ऑफ लामा। अगर आप कभी जाएं तो यू विल सी, डेफिनेटली आप भी देखेंगे उसको। तो मैंने किसी वहाँ लोकल को पूछा कि भाई इसका क्या मतलब है? तो बोले यहाँ एक साधु जी थे, उनके पास 2 शिष्य थे, एक का नाम था गामा, दूसरे का नाम था लामा। और ये दोनों गामा और लामा, वहाँ लद्दाख की बात है, दोनों शिष्य जो थे, दोनों का माइंड सेट बिल्कुल अलग था, एक ही वातावरण में रहते थे। गामा क्या है, हर बात के लिए नकारात्मक सोचता था, और लामा जो है हर चीज के लिए पॉजिटिव सोचता था। और ये प्रैक्टिकल घटना है, कोई कहानी नहीं मैं आपको सुना रहा हूं। तो एक बार गामा के मन में आया कि गुरुदेव आप हमेशा लामा से ही प्रेम करते हैं, मुझसे बहुत कम करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है। और क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूं। गुरुदेव ने कहा चलो एक टेस्ट कर लेते हैं।
कि आपकी सोच आपको कैसे ऐसा फीलिंग दे रही है। तो गुरुदेव ने 2 गुलाब के फूल लिए, 10 गुलाब के फूल जो है गामा को दिए, 10 गुलाब के फूल जो है लामा को दिए, और कहा कि गांव में चले जाओ और ढूंढो, जो भी मुस्कुरा रहा है उसको पकड़ा दो, और जो सबसे पहले आएगा ये काम करके, उसको मैं जीवन भर हमेशा के लिए अपनी शक्तियां प्लस अपना प्रेम जो है वर्षे के रूप में जरूर दूंगा। गामा के मन में पहले ये विचार आया, ये कौन सा नकारात्मक, ये कौन सा काम गुरुदेव जी ने हमको पकड़ाया, गांव में जाओ हस्तों को पकड़ो और उसको गुलाब पड़ाओ, इससे क्या होने वाला, इससे क्या समझ में आने वाला इनको। लामा ने कहा गुरुदेव का आदेश है, करना तो है ही है। तो दोस्त गामा और दोस्त लामा दोनों निकल पड़े गांव की तरफ। अब गामा जा रहा है और सोच रहा है मेरी तो किस्मत ही खराब है, गलत जगह आ गया है। जैसे हम भी सोचते हैं ना कि कोतवाल जी मेरे को सिर्फ लाइफ पार्टनर ठीक नहीं मिला है, अगर लाइफ पार्टनर ठीक मिलता ना तो मैं क्या से क्या कर लेता। कई बोलते हैं हमने ना बच्चे ढंग के नहीं मिले, सुनते नहीं हमारी बात, बच्चे ठीक होते तो सारी जीवन हमारी अच्छी हो जाती। कोई बोलती मेरी सास ठीक नहीं, कोई बोलता मेरी बहू ठीक नहीं, कोई बोलता पड़ोसी ठीक नहीं, कोई बोलता बॉस ठीक नहीं। मैंने कहा भैया इस दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है, सारे ठीक हैं, बस ये सोचने की जरूरत है। तो गामा इसी मंशा से, हम भी गामा की तरह बिहेव करते हैं अपनी फैमिली में, परिवार में, अपने कार्यस्थल पे, कि यार मैं गलत जगह आ गया हूं, लोगों को मेरी कद्र नहीं। क्यों आते नहीं विचार कि काम कर करके थक गई, लेकिन इस घर में कोई मुझे थैंक यू बोलता ही नहीं है। ऐसा आता कि नहीं मन में विचार? देखो आपकी मुस्कुराहट ही आपका जवाब है, सही है। तो ऐसे ही गामा और लामा ने बस मन में ये सोचा कि बस ये कार्य मेरे को करना, और स्ट्रैटेजी बनाने लगा कि कैसे करूंगा। अब गामा गया तो वो पूरे गांव में घूमा, उसको कोई भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमारा जैसा मन होता है ना वैसे ही लोग हमको मिलते हैं। कहते हैं द बर्ड्स विद सिमिलर फैदर दे फ्लाई टुगेदर, कि जिनके पंख सेम होते हैं ना वो साथ में उड़ते। कौवे कभी भी कोयल के साथ नहीं उड़ते, चिड़िया कभी भी जो है कबूतर के साथ नहीं उड़ती है। द बर्ड्स विद सिमिलर फैदर दे फ्लाई टुगेदर। तो हम जिस तरह की सोच रखते हैं ना उसी तरह के मित्र मंडल हमको मिल जाता है। पीने वाले को पीने वाले मिल जाते हैं, गुटखा खाने वाले को वो वाले मिल जाते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक कहीं से भी ढूंढ लेता वो, सही है। तो गामा ऐसे सोचते सोचते पूरे गांव में भटक रहा है, उसको कोई भी ढंग का आदमी नहीं मिला, और उसने कहा देखो ये गांव भी कितना बेकार है, एक भी आदमी यहां ढंग का नहीं है। 10 मिनट के बाद लामा जो है वो आ गया और उसने कहा गुरुदेव काम तो हो गया। अच्छा तुम्हारा काम हो गया, तो तुम्हारा दोस्त गामा कहाँ है, उसकी भी प्रतीक्षा करते हैं। तो 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, गामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई जाओ उसको ढूंढ के ले आओ। तो इतने में देखा वो आ रहा था और आते आते कहा कि गुरुदेव ये कौन सा बेकार काम आपने मुझे पकड़ा दिया, पूरे गांव में एक भी ढंग का आदमी नहीं है। तो बोलते फिर लामा तुमने कैसे ये काम कर लिया, तुम भी तो सेम गांव में गए थे। बोले गुरुदेव बड़ी सिंपल सी बात है। बोले 10 बूढ़े जो है एक चौराहे पे गप्पे मार रहे थे, बैठे बैठे बातें कर रहे थे। मैंने एक जोक सुनाया, सारे हंसने लगे, एक एक फूल पकड़ा दिया, सबको एक एक फूल पकड़ा दिया। मेरा काम यू सी कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आपकी मानसिकता पॉजिटिव है तो 10 रास्ते आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में खुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए मानसिकता कौन सी होनी चाहिए? सकारात्मक, आशावादी, ना कि निराशावादी, सही है। समय के अभाव होने के कारण थोड़ा थोड़ा ही हम बात करेंगे इस विषय भी, इसकी फिर गहराई में कभी हम जरूर अगली बार जाएंगे। अगली चीज जो है वो है आभार, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू तो मुंह से कभी निकलता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रिक्शा वाले को अपने जीवन काल में थैंक यू बोला? आप में से कितने लोग हैं जो सब्जी वाले को थैंक यू बोलते हैं? गिनती के लोग हैं, बाकी क्या बोलते हैं? भैया सब्जी दे दो, ऐसा। चलो हम तो दूसरों का थैंक यू तो छोड़ो, हम तो खुद का थैंक यू नहीं करते हैं। किसका? खुद का थैंक यू नहीं करते हैं। जब हम खुद का थैंक यू नहीं करेंगे तो हम दूसरों का थैंक यू कभी कर पाएंगे? हम कभी भगवान का थैंक यू कर पाएंगे? डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर चैनल सिस्टम है, इंक्लूडिंग योर ब्लड वेसल्स, आई मीन कैपिलरीज, आर्टरीज एंड स्मॉल कैपिलरीज, अगर आप सबको अगर एंड टू एंड कनेक्ट करें ना तो 5000 किलोमीटर का वाटर चैनल सिस्टम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी प्लीज। 5000 किलोमीटर का वाटर चैनल आपके बॉडी में फिट किया है। कभी इस चैनल फिटिंग के लिए उसको थैंक यू बोला? कभी नहीं ना। तो आप सोचो कि हम कितने स्वार्थी हैं।
अच्छा देखो, ये हमारी जो आंखें हैं, मुझे वो सिंगर से याद आया कि मुझे विवेक भाई ने कहा कि उनके नेत्र नहीं, आई वॉज लिटरली वेरी सरप्राइज कि उसके नेत्र नहीं। आई यू जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी आंखें एक हफ्ते के लिए वेकेशन पे चली जाएं, कहां चली जाएं? योर लाइफ विल बिकम अ ब्लडी हेल, जहन्नम बन जाए हमारी जिंदगी। लेकिन पिछले जितने साल आपकी आयु है, एक बार भी कभी आपने उठते उनको थैंक यू बोला कि इतना सुंदर संसार तुम मुझे दिखा रही हो, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू? कभी नहीं ना। आपका हार्ट है, जैसे कल हमने एक एक्टिविटी की थी, ऐसे ऐसे करता है, 72 टाइम्स करता है। एक मिनट में कितनी बार करता है? 72 बार करता है। तो 24 घंटे में कितना करता है? और जितनी आपकी आयु है कितनी बार किया? क्या ये काम आपके लिए कोई कर सकता है? आपकी पत्नी जो आपको कहती है कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा भगवान हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, वो कर सकती है आपके लिए? आपका बेटा कर सकता है? आपका कोई मित्र कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एक ही आदमी है जो कर रहा है निस्वार्थ, वो है आपका हार्ट। फाफड़ा आपने खाया, जलेबी खाया, आपने जो है समोसा खाया, जो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है, तो भी वो इतना ऑनेस्टली काम कर रहा है। दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है हावेल्स। हावेल्स वॉल बनाती है। क्या बनाती है? वॉल्स बनाती है। वॉल समझते हैं ना आप? पानी को रोकने के लिए या किसी भी चीज को रोकने के लिए वाल्व लगाता है, तो हावेल्स बनाती है। और वो कहती है कि 15 साल की गारंटी है इस वाल की, 15 साल तक ये चलेगा। मतलब 20 साल से ऊपर कभी नहीं चलता। आपके हार्ट के वाल 100 साल तक चलते हैं विदाउट एनी मेंटेनेंस। यू सी कि भगवान ने कितनी आर्टिस्टिकली चीजों को फिट किया है। बट क्या कभी हम उसके लिए आभार करते हैं? लोगों को जुकाम ठीक नहीं होता, ऐसे भी हमने काउंसलिंग में केसेस देखे कि वो ये सोचते हैं कि मुझे नॉस्ट्रल कैंसर तो नहीं होगा, ये तो हाइट हो गया नेगेटिविटी का। ठीक है, किसी को कुछ भी हो जाता है, जरा सी चीज अगर आ जाती है तो इतना सोच सोच करके उसको इतने बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं कि बीमारी से तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जो बीमारी सिर पे चढ़ गई, अब उससे हमको क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। इस दुनिया में या तो बैक्टीरियल, या तो वायरल, या तो फंगल इन्फेक्शन से डिजीजेज होती है, वो क्योरेबल हैं, लेकिन दिमाग से होने वाली उसका मार्केट में कोई इलाज नहीं है। हम तो कितने साइकाट्री डॉक्टरों के साथ मिलकर के स्टेज शेयर करते हैं, कितने अनुभव हैं हमारे पास। तो वो कहते हैं कि कोतवाल जी, एक मेरे डॉक्टर साहब के बड़े अच्छे मित्र, तो वो कहते हैं 20 साल पहले जब मैंने साइकाट्रिक स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे लगा कि दिस वाज द रॉन्गेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। पेशेंट ही नहीं होते थे, बोले इतने पेशेंट नहीं होते थे, और आज इतने पेशेंट है कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे कहते हैं अगले 20 सालों के बाद आपका और सिर्फ मेरा ही प्रोफेशन चलने वाला है। क्यों? इस तरह की सिचुएशन आज समाज की हो रही है। आप सोचो, छोटी छोटी बात पर बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर। है ही नहीं, रेजिलेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता से टोटल डिसकनेक्ट हो चुके हैं हम। तो आज से एक प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। वो कौन सी? सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलेंगे और दिल पे हाथ रख करके उसको थैंक यू बोलेंगे कि दोस्त, पिछले 46 साल से निस्वार्थ सेवा तुम मेरी कर रहे हो और मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट आज तक तुमने नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत आभारी हूं। ठीक है, फिर आप देखिए कि उसका पावर क्या है। आप देखेंगे हमने बहुत सारे पेशेंट्स वैसा कराया। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता क्या करते हैं? यही करते हैं, मेडिकली भी ट्रीट करते हैं और साथ साथ में मेंटली भी, इमोशनली भी उनको जो है ट्रीट करते हैं। तो उनके पेशेंट्स के अगर आप अनुभव सुनो तो मिरेकुलस है, अद्भुत है। तो बीमारी इंसान को नहीं मारती, उसकी सोच उसको ज्यादा तकलीफ देती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आज के बाद, अभी से कि अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए हम दूसरों को थैंक यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे। क्या कभी आपने जीवन काल में एक बार अपने माता पिता को थैंक यू बोला, जो उन्होंने हमें जन्म दिया, इस संसार में आने के काबिल बनाया? कभी नहीं ना। एक बार फोन करके देख लेना, जो फीलिंग उनको मिलेगी उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास है नहीं। मैंने ये करने से पहले एक बार अपनी मां को फोन करके ये कहा था कि इस जन्म में तुम्हारा ऋणी रहूंगा। किस लिए? कि तुम्हें जन्म दिया और उस जन्म के कारण आज हम यहां तक पहुंच पाए। ये सुनते ही फूट फूट के रोने लग गई। सच में मैं कहता हूं, एक ट्राई करके देखो, घर जाना अपनी वाइफ को थैंक यू बोल करके देखना, उसका देखना रिएक्शन क्या रहता है। अब करके देखिए। हम तो प्रैक्टिस करवाते हैं, जब हमारा फुल डे एक्सरसाइज होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को बिठाते हैं, रोने लग पड़ते हैं लोग।
कि इतनी डेप्थ में हमने कभी आज तक सोचा ही नहीं था कि इनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी अच्छाई है इनके अंदर, क्योंकि कभी हमने उस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं है। और तारीफ करने के लिए मेंटालिटी क्या है कि ज़्यादा तारीफ करेंगे तो सिर पे चढ़ जाएगी, है ना? यही मेंटालिटी है ना। बच्चों की ज़्यादा, डॉक्टर साहब हंस रहे, सारे हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि यही तो हमारा माइंड सेट है ना। और तारीफ किस लिए करनी भाई? तुम्हारा काम है, कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? मैडम बोलती है साहब को कि कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, शर्मा वर्मा गुप्ता पटेल पाटिल साहब सब तो यही कर रहे हैं, आप कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं, एंड दिस इज योर जॉब, ये आपकी ड्यूटी है। और साहब बोलते हैं अच्छा तुम घर में खाना बनाती हो, कपड़ा धोती हो, प्रेस करती हो, तो कौन सा बड़ा काम कर रही हो, यही तो तुम्हारा काम है, इसीलिए तो आई हो। या कभी ये कहा कि इतना काम करती हो, सच में मैं तुम्हारा इस जन्म में ऋणी हूं? मैडम बोलते सुनने के लिए तरस गई हूं। ठीक है, तो एक बार हम यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोर्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी है, वर्ल्ड का 5th ग्लोबल लीडर है, उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो हमने बोला घर जा करके आज आपने क्या काम करना है, अपनी वाइफ को जो है थैंक यू जरूर बोलना है, क्योंकि मेल्स का ही सारा प्रोग्राम था। तो उन्होंने भी सोचा कि आज कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल हो गए ना, तो सोचा आज घर जाके पक्का ही थैंक यू बोलना, कुछ भी हो जाए। अब साहब घर में जा रहे, कभी बोला नहीं ना, तो इसलिए वो फ्लो नहीं बन पा रहा था कि थैंक यू कैसे बोले। एंड ही वॉज हार्डली लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, कि मौका मिले बस मेरे को मैडम को क्या करना है, ये जोक हैं हंसने के लिए, क्योंकि पीछे में कुछ चेहरे देख रहा हूँ थोड़े से सीरियस भी है। तो सोचा आज घर जाते ही थैंक यू बोलना, बस मौका मिलना चाहिए मेरे को। अब आए, फ्रेश हुए, डाइनिंग टेबल पर बैठे, बोले खाने से शुरू करता हूँ, जो भी बनाया होगा आज उसी पे थैंक यू बोलूँगा। अच्छा ठीक है, तो साहब बैठे, तो जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे तो मैडम ने पनीर की सब्जी सर्व करी। अब उन्होंने सोचा कि बस आज ही मौका है, तो उन्होंने कहा कि मैडम आज क्या जबरदस्त पनीर की सब्जी बनी है। मैडम ने एक लाफा दे मारा, इतने सालों से सब्जी खिला रही हो, कभी आपने मेरी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन के यहां से लाई हो, आज तारीफ कर रहे बोले मेरी। तारीफ करने से पहले पूछ लेना कि सब्जी जो कपाट। आप कोशिश करिएगा ये करके, देखिए आपके संबंध इतने अच्छे होंगे ना, आपको पॉजिटिव सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देने लगेगा। तो घर जाते ही आज आपने पहला ये काम जरूर करना है, ग्रैटिट्यूड। मैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं को कहता हूं, कभी कभी पूछता हूं, माता जी आप क्यों नहीं सेंटर पे आते? अरे भैया क्या करूं, मेरी टांगे नहीं चलती, आग लग जाए इन टांगों को। अच्छा ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं हम अपनी टांगों को। तो अगर इस तरह की अगर विचारधारा है, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इनकी अलाइनमेंट इतनी जबरदस्त है कि आप जो भी बोलते हैं वो कैप्चर कर लेता है और इतना सटली वर्कआउट करता है। कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। मैं जब पीएचडी करता था, कई सारे थीसिस मैंने पढ़ लिए। उन थीसिस में कई सारी चीजें रिवेल हुई कि सोच का कितना जबरदस्त हमारे जीवन के ऊपर असर है। टाइम का अभाव है, नहीं तो मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर आपको बताता कि आपको लगता कि अच्छा ऐसा भी कभी हो सकता है। यस, हुआ है, इतिहास है, ऑन पेपर है, रिसर्च पेपर है, इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। एंड नॉट ओनली इंडियन साइंटिस्ट ने ये सारी जो रिसर्च करी है, यूरोपियन साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे इन चीज़ों के ऊपर काम किया है। आखिरी चीज पॉजिटिव एटीट्यूड में, दैट इज एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना सीखे। मैं कहता हूं जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है, पता कौन सा? किसी को एज इट इज एक्सेप्ट करना। मेरे दांत में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं दुबई से इंडिया जब आया तो वहाँ क्या है, मेडिकल जो है बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं इंडिया में जब भी आता था अपना ट्रीटमेंट करता था। मेरे एक डेंटल डॉक्टर थे, मतलब मेरे दोस्त नहीं, दोस्त तो बाद में बने। तो मेरी सिस्टर, जो कज़न सिस्टर, वो BDS कर रही थी। मैंने उसको पूछा बेटा सबसे अच्छे डेंटल डॉक्टर कौन है आपके शहर में? तो उसने कहा डॉक्टर मानी, कि आप उनके पास चले जाइए। तो मैं गया उनके पास, ऐसे वाइट कपड़े पहनता था। ठीक है, एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा थोड़ा टाइम ऊपर हो जाए, 8:30 से थोड़ा आगे हो तो चलेगा ना? आप सबको आनंद आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं गया डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने मुझे डेंटल चेयर पे बिठाया और मेरा ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर लिया। और मीनवाइल वो मेरे से बात भी कर रहे थे। मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह में वो मशीन वगैरह डाल रखी थी। तो वो अपने बारे में, मेरे बारे में पूछ रहे थे, कि अपने बारे में बता रहे थे कि मेरी दादी पद्मश्री अवार्डेड है, मेरे पिताजी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मतलब अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे थे, अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे थे। तो मैं सुनता जा रहा था। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं?
तो मैंने कहा कि हम टॉप फ्लोर की रिपेयरिंग करते हैं, टॉप फ्लोर की रिपेयरिंग करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो मुस्कुरा के कहने लगे क्या करते हैं। तो फिर अपने बारे में थोड़ा परिचय दिया कि ऐसे ऐसे है कि काउंसलर हैं और लोगों की बिहेवियरल काउंसलिंग जो है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है करते हैं। मुझे कहते हैं मेरी भी कीजिए ना। मैंने कहा क्या हुआ? तो अपनी बीवी की एक लिस्ट पूरी उनकी थी को क्या क्या करती है, ठीक है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा बेटा जो है वो 14 ईयर्स का हो गया और छोटी बेटी जो है मेरी वो 6 साल की है, और हमारा डिस्प्यूट अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। मैंने कहा यार अभी तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे कि मेरी दादी पद्मश्री अवार्डेड है, मेरे पिताजी ऑल इंडिया एसोसिएशन के सो एंड सो हैं, हमारे घर में कितने सारे अवार्ड लगे। नाउ व्हाट इज दिस? बोला वो आउटर दुनिया है, ये इनर दुनिया है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अपनी पत्नी की करीबन 100 बातें उन्होंने मुझे बताई कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली बात बताई कि कर्नल की बेटी है, बाप से ज्यादा उसको नशा है कर्नल होने का, ठीक है। मुझे कहती यू आर जस्ट BDS डॉक्टर, आई एम ट्रिपल मास्टर डिग्री होल्डर। क्या कि मेरे पास 3 मास्टर डिग्री है एंड यू आर जस्ट BDS डॉक्टर। बोला पहले पढ़ाई करके आओ और फिर मुझसे बहस करना। बोले मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन रखी और मैं बैंगलोर चला गया MDS करने। यू सी, फिर मैं MDS करके आया, मैं रियल घटना आपको सुना रहा हूं। MDS करके आया, मैंने बोला नाउ कम ऑन द ग्राउंड, अब आओ मेरे साथ बात करो। बोले तुमसे क्या बात करनी, तुम तो कैरेक्टरलेस डॉक्टर हो। टॉपिक चेंज। गॉट इट? सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ये कब होता है कि जब उनको मैं मिला, उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बताया। उनकी पत्नी प्रोफेसर थी किसी कॉलेज में, उसके अंदर भी कूट कूट के ईगो भरा हुआ है। मैं जब शैली से मिला, मैंने उसको पूछा कि शैली क्यों आप लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके पास भी लिस्ट थी कि वो क्या क्या करते हैं। तो डॉक्टर साहब को बोला कि उनकी काउंसलिंग के बाद उनको बोला आप राजयोग मेडिटेशन करिए। मैडम को भी बोला कि आप भी राजयोग मेडिटेशन कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट ईयर जब इंडिया वापस आया तो डॉक्टर साहब को पता चला कि मनोज भाई जम्मू शहर में आए हैं, तो मुझे फ़ोन लगाया, बोले आज हम शाम को डिनर साथ में करेंगे और साथ में लॉन्ग ड्राइव पे भी जाने वाले हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं बैठा पीछे, उनकी वाइफ और वो आगे बैठे हुए थे, बच्चे मेरे साथ पीछे बैठे थे। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब फिर वो डिवोर्स का क्या हुआ? बोले वो तो हो गया। किस चीज का? हमारी विचारधारा का डिवोर्स। सो वेयर इज द मैजिक? हियर इज द मैजिक। हम किस तरह से सोचते हैं, कैसे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, वही आपकी लाइफ का आउटकम जो है वो डिसाइड करिएगा। लोग कभी भी आपको पत्नी, बच्चा, बीवी, पड़ोसी, बॉस, ये कभी भी आपके हिसाब से कभी भी मिलने वाले नहीं है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिफिकल्ट है, लेकिन अब देखो कैसे डिफिकल्ट है। हम सब का एक अलग अलग जर्नी है, हम सब लोग अपने अपने सफर में हैं, हम सब यात्री हैं ना। आपने सुना भी होगा आध्यात्मिकता में कि हम सब लोग यात्री हैं। तो यात्री हैं तो हमारी अपनी अपनी जर्नी है। ये माता जी की जर्नी अलग है, इनके हस्बैंड की जर्नी अलग है, इनके बेटे की जर्नी अलग है। सबके लाइफ में लाइकिंग, डिसलाइकिंग, सारी सब कुछ, सारी चीजें हमारी अलग हैं। लेकिन हमारा क्या सोच है कि जो मुझे पसंद है वो उनको भी पसंद होना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम रिलेट करते हैं। पत्नी एक सीडी है, तो सीडी में क्या होते हैं, गाने लोड होते हैं कि नहीं होते हैं। अब उसको जो पसंद है वही लोड करवा रखे हैं उसने ना, अपनी जीवन रूपी सीडी में क्या किया है, जो जो पसंद है वो गाने लोड कर रखे हैं। अभी हस्बैंड भी एक सीडी है, अब वो कौन से गाने लोड करेंगे? उनके अपने गाने हैं ना लाइफ के, तो उन्होंने अलग से गाने लोड करके रखे हैं। अब ये दोनों सीडियां पहले अलग अलग रहती थी और दोनों सीडियों ने अलग अलग गाने जो है लोड कर लिए। फिर एक टाइम आया इन दोनों सीडियों की मैरिज हो जाती है, ठीक है। और मैरिज हो जाती है तो थोड़ा कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ मिंगल होने का, एक दूसरे के विचारों का एक्सेप्ट करने के, लेकिन बड़ी स्ट्रगल करने के बाद, बड़ी मुश्किल से कर पाने के बाद एक और सीडी आ जाती है उनके घर में, तीसरी, बेटा। अब ये दोनों लोग क्या सोचते हैं कि ये ब्लैंक सीडी है और इस सीडी पे कौन सा गाना लोड करना है। मैडम सोचती जो मेरे गाने वो सारे के सारे इस सीडी में मेरे को लोड करने, इससे पहले कि इस सीडी से कोई भी गाना आ जाए, ठीक है। तो मां अपना पूरा फोर्स डालती है उस सीडी में गाने भरने की। और हस्बैंड, फादर क्या सोचता कि नहीं नहीं, मुझे अपने बेटे को अपने जैसा ही बनाना है और अपने से भी बेहतर, बल्कि। तो वो क्या कोशिश करते हैं, अपने गाने लोड करने के। लेकिन एक बात और है, उस जो बच्चा सीडी है उसके भी तो खुद के कोई गाने होंगे कि नहीं होंगे, सही है। उसके भी अपने गाने होंगे कि नहीं होंगे। तो वो इन दोनों को गानों को लेगा,
हो सकता कुछ लेगा, कुछ नहीं भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो कुछ गाने बज रहे हैं ना। तो बेटर क्या है कि हम सबको एक्सेप्ट होकर के लेकर के चले, लेकिन कर नहीं पाते हैं ना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा टॉक्सिक है। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहते हैं मेरा और मेरे बॉस का बड़ा टॉक्सिक, बहुत ही टॉक्सिक जो है रिलेशनशिप है। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपने बॉस को ना उसके बारे में अच्छा सोचिए और उसे दुआएं दीजिए। दुआएं कैसे देनी है वो भी सिखा देता हूं आपको। मैंने कहा आप जब सुबह गाड़ी में बैठते हैं ना, ये सोचो कि मेरे बॉस मेरे पिता समान हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उस कमीने के बारे में ये तो नहीं मैं कभी सोच सकता हूं। अच्छा, जब आपकी मेंटालिटी यही है तो सामने वाले से रिफ्लेक्शन क्या आने वाला है? एंड आप कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम जो देते हैं वही लौट के हमारे पास आता है। तो हम जो देते हैं, देने के टाइम अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में, एक बार दे दिया, फिर लेने में आपके हाथ में नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर लेना ही पड़ेगा। अब देखो कई बार क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये डिनाई नहीं करता हूं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन एक एटीट्यूड है टू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, एक एटीट्यूड है। एक इस तरफ देखिए आप, सबसे पहली चीज है कि अगर आपको जीवन में लगता है कि आपके जीवन में, आप आइडेंटिफाई करिए कि यस प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ एक प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड एक प्रॉब्लम है, बच्चा एक प्रॉब्लम है, बॉस प्रॉब्लम है, सोसाइटी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है। अगर अंदर से उत्तर आता है कि नहीं नहीं, ऐसी तो मेरे जीवन में कोई दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, चिंता करने की क्या जरूरत है कि जब है ही नहीं। और अगर चलो मान लो 2 मिनट के लिए कि यस प्रॉब्लम है, मनोज भाई है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, वाइफ मेरी बात नहीं मानती, वाइफ कहती मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते, ड्रेल हो चुके हैं, पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, मान लो अगर आपके पास प्रॉब्लम है, इफ द आंसर इज यस, तो दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए, दूसरा एटीट्यूड है कि क्या आप इस प्रॉब्लम का कुछ कर सकते हैं? कैन यू डू समथिंग टू दिस प्रॉब्लम? क्या इस प्रॉब्लम का आपके पास कोई सोल्यूशन है? फिर अगर आंसर आता है कि यस सोल्यूशन है, तो गो फॉर द सोल्यूशन, देन व्हाई टू वरी। फिर घबराने की क्या जरूरत है जब आपके पास सोल्यूशन है ही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, तो फिर जब आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है तो अगेन व्हाई टू वरी, फिर घबराने, फिर आप चिंता क्यों करें जब आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है। बेटर टू एक्सेप्ट इट, बट इट इज वेरी टॉक्सिक, बड़ा मुश्किल है, कर ही नहीं हम पाते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, किसी को एक्सेप्ट करने के लिए अगर आप ना करें ना, तो आपके पास 3 तरीके हैं। डायरी पेन लाए हैं? नहीं लाए आज। कल आप जब आएंगे ना, तो कल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप नोट पैड और पेन जरूर लेके आइएगा। आज ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कल आप जरूर जब आएंगे तो आप नोट पैड जो है और पेन जो है वो जरूर लेके आइएगा। एक बहुत चमत्कारी आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा और वो एक्सरसाइज आपको कुछ प्रैक्टिकल मैसेज डिलीवर करेगी। तो आप कल जरूर डायरी और पेन लेके आइएगा। हाँ, तो मैं कहां था? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी। तो आपके पास फिर 3 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम ठीक नहीं है मेरे घर का, मेरे ऑफिस का, मेरे पड़ोस का, तो पहला ऑप्शन आपने ऑप्ट करना है, ट्राई टू चेंज दिस सिस्टम। उस सिस्टम को चेंज करने का प्रयास कीजिए। पत्नी है, बच्चा है, पड़ोसी है, बॉस है, सिस्टम को चेंज करने का आप क्या करिए, प्रयास करिए। अगर आपको ऐसा लगता कि नहीं नहीं मनोज भाई, मैं उस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता हूं, इट इज सो डिफिकल्ट, इतना मुश्किल है वो, मैं उसके सामने बहुत छोटा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा उस सिस्टम को चेंज, देन गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, क्योंकि आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते, आप उसके सामने बहुत छोटे हैं। सो बेटर है, दूसरा ऑप्शन क्या है अब आपके पास, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, गले लगा लीजिए, वो जो है जैसा है। क्योंकि पहला ऑप्शन आपने ट्राई करके देखा, नहीं काम कर रहा है, गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। अगर आपको लगता कि नहीं नहीं मैं उसे चेंज भी नहीं कर सकता और मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, बड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है हमारे घर का,
एक लेडी मुझे कहती है कि मनोज जी मैं मेरी सास को नहीं मैं माफ कर सकती हूँ, क्यों? आप मेरे घर आइए, उसके दर्शन मात्र से आपकी शांति भंग हो जाए, ऐसी है। अब बताओ, ये माइंडसेट है हमारा, ठीक है? तो हम उसको, मान लो अगर हम उसको चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, देन गो फॉर द थर्ड ऑप्शन, जो कि आजकल लोग फर्स्ट ऑप्शन बना लिए हैं। यू लीव द सिस्टम। लीव द सिस्टम मीन्स व्हाट? कि आपको लगता है कि भाई ये मोहल्ला अब चेंज नहीं होने वाला, आप अपना फिर घर चेंज कर लो, आखिरी ऑप्शन है ना आपके पास। अब ये बाकी तो सारे ब्रह्मास्त्र आपने छोड़ लिए, वो काम नहीं कर रहे हैं, देन यू लीव द सिस्टम। अगर आपकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती है तो फिर आप अलग हो जाइए। एक केस मेरे पास आया, 32 साल उनके शादीशुदा जीवन के हैं, एंड दे वर फाइटिंग लाइक अ स्ट्रे डॉग्स। जैसे गली में वो 4 पांव वाले लड़ते हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे दोनों लड़ रहे थे। तो 32 साल की आउटकम क्या है भाई? वाइफ जो है हस्बैंड को ब्लेम कर रही थी उस प्रॉब्लम का, कोई प्रॉब्लम थी उनकी, बेटी की प्रॉब्लम थी, और हस्बैंड जो है वो वाइफ को ब्लेम कर रहा था, और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और 32 साल की उम्र में उनको डिवोर्स लेना है। एंड टू योर सरप्राइज, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, और उसके बाद हैदराबाद हाई कोर्ट, अगर आप वहां देखो, एवरी सिंगल डे मोर देन 200 केसेस डिवोर्स के लिए रजिस्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट ईच अदर। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट, एंड टू योर सरप्राइज 60-70 साल की उम्र के बूढ़े भी डिवोर्स लेना चाहते, बोलो। एंड यू नो द सोर्स ऑफ डिवोर्स, कि हस्बैंड को पंखा जो है वो नहीं चाहिए, वाइफ को पंखा चाहिए। अब वाइफ बोलती तुम पंखा, मेरे को पंखा चाहिए, हस्बैंड बोलता मेरे को पंखा नहीं चाहिए। तो वाइफ बोलती अगर पंखा नहीं चाहिए तो दूसरे कमरे में चले जाओ, बैठ के नीचे चले जाओ, मैं क्यों पंखा बंद करूंगी? हर बार मेरे को ही मरना है, मेरे को ही सहन करना है हर बात में। पंखा इज द सोर्स ऑफ डिवोर्स। यू सी कितने एलिवेटेड, कितने महान लोग हैं हम, कि राई का पहाड़ बना लेते हैं। और आप देखिए, अगर आप सेल्फ एनालिसिस करें तो आपकी लाइफ में जितने भी झगड़े होते हैं उनका सोर्स तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, और झगड़े के 10 साल के बाद तो आपको यह भी याद नहीं रहता कि हम लड़ किस बात से रहे थे। और प्रैक्टिकली काउंसलिंग में हम लोगों को पूछते हैं कि हुआ क्या था, बोले वो तो याद नहीं अब क्या हुआ था। देन गो फॉर द थर्ड ऑप्शन, कि अगर आपको लगता कि अब ये सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, आप उस सिस्टम से बाहर निकल जाएं। क्या वो जीवन है कि हम साथ में रहेंगे और वो 4 पांव वालों की तरह जिंदगी भर लड़ते रहेंगे? लेकिन ये आखिरी है। और आज की डेट में आप देखो, 2002 का मैं स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर रहा था, डिवोर्स रेट वाज ओनली 5%, आज 36% डिवोर्स रेट है जस्ट इन 20 ईयर्स। इमेजिन करिए आप। क्यों? वाइफ भी कमाती है, हस्बैंड भी कमाता, क्यों एक्सेप्ट करना? बोले तो यही तो हमारी पीड़ा का कारण है। विद्या हमें दुखों से बाहर निकालती है, ये विद्या ही दुख का कारण बन चुकी है। सो वेयर इज द डिफरेंस? सो सोशल वैल्यूज जो है वो कंप्रोमाइज हमने लाइफ में कर लिए हैं, और वही हमारे जीवन में दुख का कारण है। दीदी कितना टाइम है अपने पास? और 15 मिनट, ठीक है। तो मैं कंक्लूड करता हूं अभी। वैसे तो ये सकारात्मक सोच 1.5 घंटे में हो नहीं सकता, मेरे को 22 साल लगे इसको समझने में। अब मेरे को बोला 1.5 घंटे में आपको कराना है, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है ये, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चला जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपने किसी भी घटना को अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, उसको देखने का जो तरीका है ना, उसको आपने चेंज करना है, उसी से आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। एक घटना जो है स्टीफन कॉवी ने अपनी किताब में लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप एक बार उस किताब को जरूर पढ़िएगा। उसमें जो घटना जो उन्होंने लिखी है, उस घटना के बारे में मैं इंडियन घटना आपके सामने पेश करूंगा। थोड़ी डिफरेंट है पर सेम घटना है वो। तो मैं इंडियन, क्योंकि हम सब लोग इंडियन है, तो आप इंडियन घटना को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हमने चीजों को वो जैसी दिखती है वैसी नहीं, जैसी वो हैं वैसा उसको समझने की कोशिश करनी है। और उसके लिए आपके पास जो है ना चश्मा होना चाहिए। कौन सा? पॉजिटिव एटीट्यूड का चश्मा। इस चश्मे से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वो चश्मा कहां बनता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। तो हुआ क्या कि बनारस से एक ट्रेन निकली। उस ट्रेन में एक साहब जो है डिब्बे में बैठे हुए हैं, और 2 साल का उनका बच्चा, 2 या 3 साल का उनका बच्चा। ध्यान से सुनना, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। आप सबकी लाइफ में ये घटनाएं जरूर घटती हैं, और अगर आप इस घटना को अपने जीवन में याद रखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 में से 90% तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसे ही सॉल्व होंगे, क्योंकि दिस विल चेंज योर एटीट्यूड। दृष्टिकोण जो है वो आपका बदल जाएगा किसी भी परिस्थिति को देखने का। अब देखो हुआ क्या।
ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, बड़ा नटोरियस है, तो जो कैबिन है, कैबिन में सबके साथ शरारतें कर रहा है, और ये भाई साहब खिड़की से बाहर देख रहे हैं। स्टीफन कॉवी ने सेम घटना जो है अपनी किताब में लिखी है, लेकिन मैं आपको इंडियन घटना बता रहा हूं। तो खिड़की से बाहर झांक रहा है, ऐसे झांक रहा है कि जैसे वो ट्रेन का सफर पहली बार कर रहा है, और बड़े उदास मूड में बाहर देख रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा जब शरारत कर रहा है, तो कैबिन में जितने लोग कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो उनके मन में क्या विचार चल रहे होंगे, अरे यार कैसा फादर है, कुछ तो समझाना चाहिए, बच्चा कितनी शरारत कर रहा है। लेकिन थोड़ी डेकोरम में तो मेंटेन करना पड़ता है ना, कि किसी को हम इतना जल्दी बोल नहीं सकते, इंडियन है ना, थोड़ा इतना तो देख लेते हैं कि वातावरण कैसा है। तो बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन तो अंदर से चल रहा है ना, कि बच्चा इतना रक्कस मचा के रखा है इसने पूरे कंपार्टमेंट में, और फादर को रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सबके दिमाग में जो है नेगेटिव विचार चल रहे हैं। तो बच्चा तो रुक ही नहीं रहा, वो बच्चा है, उसका धर्म है शरारतें करना। तो एक सज्जन जो है वो अखबार पढ़ रहे थे, तो इस बच्चे ने क्या किया, अखबार झपट ली। तो जब झपट ली ना, तो अखबार फट गई, तो इनका भी गुस्सा फूट पड़ा, और इन्होंने कहा कि भाई साहब आप कैसे इंसान हैं, अपने बच्चे को कुछ समझाते क्यों नहीं, कितना इतना रकस मचा के रखा है पूरे कंपार्टमेंट में। तब उस भाई ने उसकी तरफ देखा, मुड़ करके देखा, और बड़ी धीमी आवाज में कहा कि अपने को नहीं समझा पा रहा, इसको क्या समझाऊं। क्या, अपने को नहीं समझा पा रहा, इसको क्या समझाऊं। अब सुनना जरा आगे। उसने कहा आप अपने आप को ऐसा क्या नहीं समझा पा रहे जो इसको नहीं समझा पा रहे। बोला इसकी मां की मृत्यु हुई और उसकी अस्थियां विसर्जन में बनारस करने गया था, अब लौट के जा रहा हूं, तो अपने आप को ही इस समस्या से मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं, खुद को नहीं समझा पा रहा हूं, तो इस बच्चे को क्या समझाऊं। बस इतना ही सुनते उसी कंपार्टमेंट में वही लोग, उन्हीं लोगों के उस बच्चे के प्रति क्या व्यवहार होगा अब। हाँ जी, सेम बच्चा, सेम शरारतें, सेम सीन, लेकिन अब जो बैठे हुए लोग हैं उनके मन में वो विचारधारा है सहानुभूति। कोई बिस्किट दे रहा है, कोई गोद में खिला रहा है। वेयर इज द डिफरेंस। आप जो देखते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो आपको दिखता नहीं। इसीलिए हमारे आपसी झगड़े होते हैं, इसीलिए हम सकारात्मक सोच पाते नहीं हैं। इसलिए दृश्यों को दृश्यों के हिसाब से देखिए। आपके टॉप फ्लोर में उस दृश्य को देखते क्या चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल मत देखिए। और ये केवल एक आर्ट है, और इस आर्ट को आप जीवन में तभी धारण कर पाएंगे जब आप आध्यात्मिक चश्मा पहनेंगे। एक अंतिम कहानी से कंक्लूड करता हूं मैं अपनी बात को, कि आध्यात्मिक चश्मा क्या होता है। एक व्यक्ति था, उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े को वो बहुत प्रेम करता था, और रोज उसको अच्छी अच्छी हरी हरी घास खिलाता था। उसके खेत में हरी घास थी तो हरी हरी घास खिलाता था, रोज खिलाता था। खिलाते खिलाते एक दिन हो गया कि हरी घास खत्म हो गई। अब इस घोड़े को सदियों से आदत है हरी घास खाने की, सूखी घास कभी इसने खाई नहीं। और जो मालिक था उसका, वो भी अपने बुरे वक्त से गुजर रहा था, तो कहीं से भी इधर उधर से सूखी घास ले आता और घोड़े को देता, लेकिन घोड़ा घास ना खाए। क्यों? सूखी घास खाने की उसको आदत नहीं है। तो घोड़ा धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसको लगा कि शायद घोड़े को कोई तकलीफ है, तभी वो घास नहीं खा रहा है। तो उसने वेटनरी डॉक्टर को दिखाया, तो वेटनरी डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है कि भाई इसमें कोई बीमारी है। ऐसे कई सारे लोगों को उसने दिखाया, लेकिन कहीं से उसको सलूशन नहीं मिला। तो गांव में एक पंडित जी थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, सकारात्मक सोचते थे। उनके पास गया कि पंडित जी अब आप ही कुछ बताइए कि मेरे घोड़े का उपचार कीजिए, बड़ा कमजोर हो रहा है, घास नहीं खा रहा है, तो आप उसका कुछ उपचार कीजिए। बोले 10 रुपए लगेंगे ट्रीटमेंट के। कितने? बोले 10 क्या, 10,000 खर्चा कर चुका हूं, अभी तक मेरा घोड़ा ठीक नहीं हुआ, और 10 रुपए ये लो। 10 रुपए निकाल के दे दिए। तो पंडित जी बोले 2 मिनट रुको। वो रुके और पंडित जी गए और मार्केट से एक चश्मा लाया। कितने रुपए का? बचपन में नहीं वो ब्लू कलर, रेड कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के चश्मे आते थे। तो एक ग्रीन कलर का चश्मा लेके आए, ठीक है, और ग्रीन चश्मा लेके आए और बोले बस ये है तुम्हारा इलाज। तो बोले ये चश्मा क्या करेगा? बोले कुछ नहीं करेगा, घोड़े को पहना देना, उसको सूखी घास हरी दिखाई देगी। वो गया, उसने घोड़े को चश्मा पहनाया। घोड़े को लगा कि अरे वाह आज तो हरी घास है, तो घोड़ा फटाफट खाने लग गया।
आई डोंट नो दिस स्टोरी इज हाउ फार ट्रू, लेकिन कहावत बस यही है कि चश्मा बदलेंगे, नजरें बदलेंगे तो नजारा बदल जाएगा, नजरें बदलेंगे तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलोगे तो सितारा बदल जाएगा। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, केवल सोच बदलोगे तो किनारा बदल जाता है। ठीक है, केवल हमें सोच बदलनी है और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ओम शांति, धन्यवाद। अब मैं 2 मिनट बहन जी को कहूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो कल मैं आप सबको एक होमवर्क देता हूं, करेंगे आप सब लोग? कहते हैं ना बाई 2 गेट 1 फ्री, अच्छा लगता है ना, बाई 2 गेट 1 फ्री। अगर आप हस्बैंड वाइफ आए हैं तो आप 2 लोगों को किसी एक को लेके आना है। किसको लेके आना है? जिसकी लाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बहुत परेशान रहता है, बड़ा नकारात्मक सोच उसकी डेवलप हो चुकी है, तो हो सकता है उसका कुछ उद्धार हो जाए। मैं भी आपकी तरह 25 साल पहले ऐसी किसी गैदरिंग में बैठा था, आज देखो आप कहाँ हो सकता आपके इस प्रयास से किसी का जीवन बदल जाए। तो कोई आपने क्या करना है, ऐसा व्यक्ति जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको जरूर लेके आना है, और उसे भी कहना है कि डायरी पेन जरूर लेके आइएगा। ठीक है, आप सब लोग भी। कल कितने लोग हैं जो कल आने वाले हैं? बहन जी एक बार फोटो ले लीजिए ना, तो कल पता चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ औरंगाबाद में ताली बजाने पे जीएसटी लगता है क्या? जोर से बजाइए ना जरा, बाजू में पता चलना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अच्छा सॉरी ठीक है, यस प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका, इस खूबसूरत शाम में शामिल होके इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए और इसमें 4 चांद लगाने के लिए और अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भाई जी ने आज बातें हमें बताई पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, उसको प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में पूरी रीति लाने की कोशिश करेंगे। जैसे भाई जी ने कहा है विशेष कि सुबह उठते पहले क्या करना है, सभी को धन्यवाद करना है, भगवान को भी धन्यवाद, खुद को भी और दूसरों को भी, ये भी हम करना है। और जीवन में कभी भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को हमारे लाएंगे। ये पूरा लक्ष्य हम आज यहाँ से लेकर जाएंगे। एक सेकंड थोड़ा सा ऐड करूंगा कि धन्यवाद करना, लेकिन ऐसे नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है, दिल से धन्यवाद। यस प्लीज गो अहेड। तो कल भी विशेष प्रोग्राम है, कल भी भाई जी विशेष रिश्तों में मधुरता के ऊपर हम सभी को बहुत अच्छी बातों से लाभान्वित करने वाले हैं। तो आप सभी भी उसका लाभ लीजिए और औरों को भी उसकी प्रेरणा दीजिए कि वो भी आकर यहाँ पे लाभान्वित हो जाए। और साथ साथ विशेष राजयोग मेडिटेशन का भी 3 दिवसीय का आयोजन किया गया है हमारी ब्रह्मा कुमारी N2 सिडको जो महालक्ष्मी चौक में अपना सेंटर है उसके द्वारा। तो विशेष ये 20 तारीख 20, 21 और 22 3 दिवसीय विशेष राजयोग मेडिटेशन कोर्स रहेगा। उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 8 से 9 बजे और शाम में रहेगा 5 से 6 बजे। तो आप सभी उसका भी विशेष लाभ ले सकते हैं। मैं गोपाल भाई जी रांदर जी से निवेदन करती हूँ कि आप सामने आकर सभी का आभार व्यक्त करें। गोपाल भाई जी रांदर। ओम शांति। थैंक यू मोहन भाई, नो फॉर्मेलिटी, दिल से। बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज का ये विषय रखा और बहुत इफ़ेक्टिव भी रहा। आज इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर पाटिल जी, यूनुस खान जी और सदाशिव पाटिल जी, 2 पर आप पधारे। और आदरणीय शीला दीदी जी, विशेष करके आपने बहुत ही सुंदर आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया। तो आप सबका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के N2 सेंटर और ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और उसी तरह सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों ने बहुत साइलेंटली इस सेशन को सुना और कुछ गहराई में जाकर अपने अंदर समाया, इसलिए आपका भी आभारी
फिर से आभार करते हुए ओम शांति।